हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक, यानी कि अध्याय 1 से अध्याय 8 तक सभी महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताया जाएगा। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इन 20 महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। इन्हीं 20 क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो में 5000 लाइक पूरा करवा देते हैं तो इसी तरह मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसका आप कहेंगे सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट जो आपका है पूरा चैप्टर, ठीक है, जो है उसके बहुविकल्पीय प्रश्न का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उसको अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले इसके महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ठोस अवस्था चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। देखिए, हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन पता हो, लेकिन ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इनसे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, छोटा सा वीडियो है, इतना समय आप लोग दे देंगे तो आपका सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका रीजन क्या है, क्योंकि यह ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। द्रव के समान इसमें प्रवाहित होने का गुण होता है। इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है, जो तली पर कुछ मोटा होता है। यानी कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव इसलिए माना जाता है क्योंकि कांच ठोस होते हुए भी द्रवों के कुछ गुण प्रदर्शित करता है। इसमें द्रवों के समान प्रवाहित होने का गुण होता है, यानी कि जैसे द्रव प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, वैसे ही कांच में भी द्रवों के समान प्रवाहित होने का गुण होता है। लेकिन इसमें जो गुण है वो बहुत ही मंद होता है, बहुत ही धीमा होता है, ठीक है, बहुत दिनों में प्रवाहित होता है। जैसे देखिए, इसका यह गुण पुरानी इमारतों के कांच में देखा जा सकता है। यानी कि जो पुराने घर हैं, जो कांच की खिड़कियां हैं बहुत पुरानी है, तो आप देखेंगे कि जो कांच खिड़की का निचला तल है वो कुछ मोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कांच है उसके जो कण है वो बहकर नीचे आकर बैठ गए हैं, लेकिन इनकी जो गति होती है बहुत ही मंद होती है। जो द्रव होते हैं बहुत ही तेजी के साथ बहते हैं, लेकिन जो कांच में गति होती है बहुत ही मंद होती है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, डेफिनेशन तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा अभी। अक्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिनके अवयवी कणों की लघुपरास व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सॉलिड, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण की लघुपरास व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब ये अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण का मतलब जिन छोटे छोटे कणों से ठोस मिलकर बनता है उन्हीं को हम अवयवी कण कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे अवयवी कण मिलकर सॉलिड का निर्माण करते हैं, तो वह ठोस जिनके अवयवी कण की जो व्यवस्था है वो लघुपरास व्यवस्था हो, उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, एक हो गया कांच, रबड़, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस हैं, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड आदि या ईटीसी, ठीक है। तो ये सब अक्रिस्टलीय ठोस हैं। अगर क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन पूछा जाए तो वह ठोस जिनके अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। अक्रिस्टलीय में लघु परास और क्रिस्टलीय में दीर्घ परास, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस का मतलब, इसका एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं, NaCl, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक ठोस है। कहा जा रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में
विद्युत चालक होते हैं, यानी कि गलित अवस्था में इनमें धारा का प्रवाह होता है, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो देखिए, गलित अवस्था में आयनिक ठोस आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। जैसे आयनिक यौगिक है NaCl, ठीक है। जब इसे हम पानी में डालेंगे, इसको गलाएंगे, तो ये Na+ और Cl- आयनों में टूट जाएगा, यानी कि सोडियम और क्लोरीन आयन में ये वियोजित हो जाएगा, ठीक है। तो गलित अवस्था में आयनिक यौगिक वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं। देखिए, आयन है Na+ और Cl-, ये सब आयन है, ठीक है, तथा विद्युत चालन करते हैं, इसीलिए विद्युत चालन करते हैं। जबकि ठोस अवस्था में, जैसे हम नमक लेंगे, खड़ा नमक जो होता है, ठीक है, तो ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते। सिंपल है कि गलित अवस्था में आयनिक ठोस वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं, इसीलिए इनमें विद्युत चालन होता है। जबकि ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इसलिए ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते, यानी कि ठोस अवस्था में इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चन थे। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो सेकंड चैप्टर का है। क्वेश्चन है कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वो हालांकि इस चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मोल अर्था, मोल अलता, मोल प्रभाज, ये सब निकालना आता है, ठीक है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल बताऊंगा भी, लेकिन चौथा क्वेश्चन हमारा समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। तो नाम से ही पता चला, समपरासारी, सम का मतलब समान। तो देखिए, समपरासारी विलयन ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। यानी कि वे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करना होगा, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है, यही आप याद कर लीजिए कि ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, जो कि इसी चैप्टर का है, एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको पता है विलयन चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। देखिए, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यानी कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। अब मैंने आपको बताया था कि विलय वो होता है जो जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। तो 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो ये विलय होगा। 250 ग्राम यानी कि इससे ज्यादा है, तो ये विलायक होगा। जिसकी मात्रा विलयन में ज्यादा हो वो विलायक होगी, जिसकी मात्रा कम हो वो विलय होगी, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड विलय है। तो 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो ये विलय का भार है, ये विलायक का भार है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर विलय, ठीक है। विलय, विलय है क्या? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। NaCl का भार हमें दिया गया है, का भार हमें कितना दिया गया है? 14.625 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हमें दिया गया है विलायक का भार। क्या दिया गया है? विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। विलायक क्या है आपका? विलायक जल है, ठीक है। ये हमें दिया गया है 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। अब 250 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 100 से भाग देना होगा, ठीक है। कितने से? 1000 से भाग देना होगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये कट जाएंगे, 25 अक्कम 25, 25 चौका 100, यानी कि ये आ गया 1/4। देखिए, मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, विलायक का भार हमारा कितना आया? विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार कितना आया? 1/4 है, तो 4 को 1 को जब 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.25। समझ में आ रहा है? किलोग्राम। अब ये किलोग्राम में हो गया, ठीक है। किस में हो गया? किलोग्राम में। देखिए, इसको भाग दीजिए, 0.25 आपका आएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है विलयन की मोललता का, वो होता है विलयन की मोललता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखिए, विलायक का भार किलोग्राम में तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये विलय के मोलों की संख्या क्या है, ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या आपको निकालनी है अगर, तो विलय का भार जो है और विलय का अणुभार, विलय का अणुभार कैसे निकालेंगे? देखिए, समझिए। विलय का अणुभार, ठीक है, विलय का
अणुभार, ठीक है। तो विलेय है क्या आपका, देखिए विलेय है NaCl, ठीक है। विलेय क्या है NaCl, ये आपका विलेय है। तो देखिए अगर आपको अणुभार निकालना है तो Na का परमाणु भार कितना है 23 प्लस Cl का कितना है 35.5, इसीलिए न्यूमेरिकल में पहले ही दे दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, विलेय का अणुभार कितना आ जाएगा बताइए, 23 और 35.5 जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 58.5। कोई दिक्कत, सिंपल है, ठीक है। ये विलेय का अणुभार हो गया। अब देखिए अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है तो क्या करना होगा, विलेय का भार अपन विलेय का अणुभार, ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो विलेय का भार देखिए कितना है 14.625 ग्राम। तो हम यहाँ पर अलग से लगा लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो विलेय का भार कितना है 14.625, ठीक है। विलेय का अणुभार अभी हमने निकाला है, देखिए नीचे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए 58.5, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 58.5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो 14.625 का 58 से भाग देंगे तो यह लगभग आपका आएगा 1/4, ठीक है, 1/4। अब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, 0.25। तो देखिए वही विलेय के मोलों की संख्या हमारी आई 0.25, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें सब कुछ पता है, विलेय के मोलों की संख्या भी पता है और देखिए यहाँ पर विलायक का भार भी पता है। अब हम मोललता निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए विलयन की मोललता का एक फॉर्मूला होता है, देखिए विलयन की मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो विलयन की मोललता निकालना है तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू विलयन की मोललता, विलयन की, तो देखिए विलयन की मोललता, ठीक है। अब यहां पर हम रखते हैं जो हमारा विलेय के मोलों की संख्या कितनी निकाली है, हमने निकाला है 0.25, ठीक है। उसके बाद में विलायक का भार कितना है, ऊपर देखिए ये विलायक का भार किलोग्राम में है 0.25, तो दोनों 0.25 हैं, इनको कट कर देंगे, ठीक है। देखिए विलेय के मोलों की संख्या भी हमने 0.25 निकाला, विलायक का भार भी 0.25 है, तो हमारी जो विलयन की मोललता आ जाएगी, विलयन की मोललता, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 मोलर, ठीक है, 1 m। तो ये आपकी आ जाएगी विलयन की मोललता। बस सॉल्व हो गया न्यूमेरिकल। तो थोड़ा फॉर्मूला आपको समझना है कि विलयन की मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालें, विलेय के मोलों की संख्या, तो ये सब आप जानेंगे तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 6 नंबर, ये हमारे वैद्युत रसायन चैप्टर का है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, यानी कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, इसका डेफिनेशन, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के, आपको पता है कि सेल में इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड और कैथोड, ठीक है, सेल में इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो एनोड और कैथोड होते हैं। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती वही सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसका डेफिनेशन आपको याद करना होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है, ठीक है। ये भी हमारा इसी चैप्टर से क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका मात्रक बताइए। तो फिजिक्स में तो आपने पढ़ा होगा विशिष्ट चालकता, ठीक है, लेकिन यहां पर भी आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा लिखिए, इसे ग्रीक अक्षर कप्पा, ठीक है, कप्पा कुछ इस प्रकार से बनता है। तो कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित
करते हैं। फिजिक्स में हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर केमिस्ट्री में हम कप्पा से। इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम डेफिनेशन दोनों का है। ठीक है, अब देखिए कप्पा इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो कप्पा इक्वल टू 1/रो। रो क्या है? रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। बस यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1/रो। अब रो यहाँ पर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, बस सिंपल सा था। ठीक है, इसका मात्रक अगर देखा जाए चलिए मात्रक देखते हैं। मात्रक, ठीक है, तो मात्रक इसका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या ओम इनवर्स, इस प्रकार से भी हम ओम लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये सब मात्रक होते हैं विशिष्ट चालकता के। समझ में आ गया? कुछ भी दिक्कत नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फैराडे का जो इलेक्ट्रोलिसिस का नियम है वो क्या है? प्रथम नियम। ठीक है, तो देखिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होती है। यानी कि जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है इसमें किसी इलेक्ट्रोड आपको पता है कि एक एनोड एक कैथोड, तो किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ एकत्रित है उसका द्रव्यमान, और विलयन में प्रवाहित की गई कुल विद्युत की मात्रा। ठीक है, विलयन में जितनी विद्युत की मात्रा प्रवाहित की गई है यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी कि किसी इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ एकत्रित है उसका द्रव्यमान, और उस विलयन में उस विलयन के कुल आवेश एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, इसका लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे W। ठीक है, अनुकमानुपाती Q, W अनुकमानुपाती Q। W क्या है? W है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, Q क्या है? Q है आवेश। ठीक है, तो ये जो W है किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, वो कुल आवेश के अनुकमानुपाती होता है। अब एक चीज हमें और पता है कि Q इक्वल टू IT होता है। Q इक्वल टू IT आपने पढ़ा होगा, आवेश बराबर धारा गुणे समय। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? W अनुकमानुपाती Q के स्थान पर IT लिख देंगे। ठीक है, अब जब हम अनुकमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो ये हो जाएगा W इक्वल टू ZIT। यहाँ पर एक समानुपाती स्थिरांक जुड़ जाएगा, एक नियतांक जुड़ जाएगा, वो होगा Z। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे Z क्या है, तो Z यहाँ पर है समानुपाती स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, अथवा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ये Z है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जांपल आपको बताना है। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया सिंपल है। प्रथम कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुकमानुपाती होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुकमानुपाती हो, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग हो वो अभिकारक के केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुकमानुपाती हो, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे SO2Cl2, SO2Cl2 एक यौगिक है। ठीक है, तो ये आपका अभिकारक है क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा SO2 और Cl2 में विभाजित हो जाएगा जब इसकी रिएक्शन होगी। तो देखिए यहां पर है क्या, यहां पर अभिकारक की जो सांद्रता है वो केवल एक है। SO2Cl2 जो है ये अभिकारक है। ठीक है, ये क्या है? अभिकारक है।
और अभिकारक की सांद्रता केवल एक है, यानी कि SO2Cl2 की मात्रा केवल एक है। अगर यहाँ पर आगे 2 लगा होता तो ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया होती। ठीक है, तो वही ऊपर कहा गया कि वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुमानुपाती हो। देखिए यहाँ पर केवल एक अभिकारक है। ठीक है, तो ये केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुमानुपाती है, तो ये प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। अब भी ना समझ में आया हो तो एक काम कीजिए, आप अभिक्रिया का वेग निकाल लीजिए। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो वेग समीकरण से हम निकालेंगे K और ब्रैकेट में लिखेंगे SO2Cl2। देखिए तो ये क्या हुआ, SO2Cl2 के घात कुछ भी नहीं है, यानी कि ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर SO2Cl2 की सांद्रता एक है, यहाँ पर इसके आगे एक माना जाएगा, तो ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके प्रथम कोट की अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुमानुपाती हो, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे चौथे चैप्टर से ही है, एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको पता है कि रासायनिक बलगत की चैप्टर से भी न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, एक विलयन और एक रासायनिक बलगत की। तो देखिए प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है जो 50 सेकेंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि अर्धायु काल हमें दिया गया है 50 सेकेंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें दिया गया है टी हाफ, यानी कि जो अभिक्रिया की आधा पूरे होने का समय होता है अर्धायु काल, वो हमें दिया गया है 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वेग स्थिरांक निकालना है, हमें के निकालना है। ठीक है, वेग स्थिरांक के से हम डिनोट करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है K = 0.6932 अपान टी हाफ, यानी कि 0.6932 अपान अर्धायु काल। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम के निकालेंगे, K = 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू 50 सेकेंड है, ऊपर देखिए सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अब यहां से हम के निकाल लेंगे, K = देखिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा हम काम करते हैं, ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं, नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 10 से हम ऊपर गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ये 6 और 9 के बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.932। ठीक है, अपान ये 50 का 10 से गुणा होगा तो ये 500 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 6.932 अपान 500 को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻2 लिख सकते हैं, सिंपल है। 5 × 100 लिखेंगे, 100 को 10⁻2 लिख देंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए K = आपका हो जाएगा, हम इसको कट कर देते हैं। चलिए अभी रुकते हैं, 6.932 अपान 5 इंटू ये 10⁻2 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻−2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.38। तो ये हमारा हो जाएगा K = 1.38 इंटू 10⁻−2, और प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। बस ये हमारा सॉल्व हो चुका है, हमारा वेग स्थिरांक आ गया। बस सिंपल सा है, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारे 5वें चैप्टर से है, पृष्ठ रसायन। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? यानी कि अगर उत्प्रेरक सूक्ष्म विभाजित अवस्था में हो तो वो ठोस अवस्था में अगर वो ठोस अवस्था में हो और सूक्ष्म विभाजित अवस्था में हो, तो सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? ठीक है, मतलब कहने का यह है कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। तो देखिए इसका कारण है, लिखेंगे इसका कारण है कि उत्प्रेरक जितने अधिक टुकड़े उत्प्रेरक के बीच में के लिख दीजिएगा, जितने अधिक टुकड़े होंगे, यानी कि जितना सूक्ष्म विभाजित होगा, अधिक टुकड़े
होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं होंगी, ठीक है, या उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, ठीक लिख दीजिए, ठीक है, अधिक बढ़ेंगी, ठीक है, जिनके कारण उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, अधिक होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। तो देखिए इसका कारण यह है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे, जितना ज्यादा वो सूक्ष्म विभाजित होगा, उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, यानी कि उनकी मुक्त संयोजकताएं उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी और जिनके कारण उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी। इसीलिए सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की मिलाई जाती है, क्यों। यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसको हम रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं और इसमें कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल को भी मिलाकर रखते हैं, ऐसा क्यों। देखिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल के ऊपर तक भरकर इसलिए रखते हैं, या आप लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म में हम एथिल अल्कोहल मिलाकर इसलिए रखते हैं जिससे प्रकाश और वायु अंदर नहीं पहुंच सके, अन्यथा क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाता है जो बहुत तेज विष है। यानी कि क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में इसलिए रखते हैं ताकि वो प्रकाश और वायु के संपर्क में ना पहुंच सके, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है वो प्रकाश और वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बना लेता है जो कि बहुत तेज विष है, बहुत ही विषैली गैस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक रिएक्शन CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, तो देखिए क्या बना लेगा ये, अभी देखिए फास्जीन बना लेगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ऊपर रहेगा एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, और नीचे है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। अब ये बना क्या लेगा उसको समझिए, ये बना लेगा COCl2 और +2HCl, यानी कि हम क्लोरोफॉर्म का जो मॉलिक्यूल है वो 2 लेंगे, जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर ये फास्जीन गैस बन जाएगी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा, ठीक है। ये है फास्जीन, यही है फास्जीन, ठीक है, बहुत ही विषैली गैस है ये COCl2 वाला। तो यहाँ पर जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण एथिल अल्कोहल और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा तो फास्जीन गैस बना लेगा, और जब फास्जीन गैस बन जाएगी तो ये बहुत ही विषैली गैस होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में या कुछ बूंद अल्कोहल की मिलाकर रखते हैं, ठीक है। ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धुएं में प्रक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए, यानी कि धुआं है उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। तो देखिए प्रक्षिप्त प्रावस्था का मतलब जो छिपी हो, ठीक है, प्रक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, क्या है, और परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, दोनों हमें यहां पर लिखना है। तो देखिए प्रक्षिप्त प्रावस्था धुएं में क्या है बताइए, ठोस है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। तो देखिए प्रक्षिप्त प्रावस्था का मतलब जो छिपी हो, और परिक्षेपण का माध्यम का मतलब जो हमें महसूस हो सके। जैसे देखिए धुआं क्या है, गैस है, हमें दिखाई देता है, ठीक है, कि ये गैस है, तो ये तो हमें परिक्षेपण माध्यम होगा जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन उसमें कुछ छिपा होता है, छोटे छोटे कण होते हैं ठोस के जो छिपे होते हैं, तो वो प्रक्षिप्त प्रावस्था में ठोस होता है, ठीक है, क्योंकि गैस में बहुत छोटे छोटे कण ठोस के छिपे होते हैं, तो ये प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी, परिक्षेपण माध्यम गैस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए, व्हाट इज पेप्टाइजेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए क्या है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत है, इसमें ताजे बने अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट के तद विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है,
ठीक है। यानी कि पेप्टिकरण में क्या होता है, ताजे बने अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के तन विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन बनता है। यानी कि पेप्टिकरण, ये तो क्लियर है कि पेप्टिकरण कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है, कोलाइड बनाने की विधि है, ठीक है। तो पेप्टिकरण जो है उसमें ताजे बने अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के तन विलयन के साथ हिलाने पर कोलाइडी विलयन बनता है, इसी को हम पेप्टिकरण कहते हैं। जैसे देखिए, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो लाल रंग का FeOH का होल थ्राइज का कोलाइडी विलयन बनता है। यानी कि जब हम ताजा बना अवक्षेप है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड यानी कि विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाएंगे तो लाल रंग का FeOH का होल थ्राइज यानी कि कोलाइडी विलयन बनेगा, ठीक है। यही होगा पेप्टिकरण। उदाहरण समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, क्यों? यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्वथनांक हाइड्रोजन फ्लोराइड से कम क्यों होता है? तो सिंपल है, ठीक है। क्वथनांक का मतलब जिस ताप पर कोई यौगिक जो है वो उबलने लगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यों होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं HF का क्वथनांक, HF के, ठीक है, HF के अणुओं सॉरी, यहां पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूं। देखिए HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है, यानी कि HCl का जो क्वथनांक है वो HF से कम क्यों होता है, HF का यानी कि अधिक क्यों होता है? तो देखिए हाइड्रोजन हाइलाइडो, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइडो का मतलब बताइए HX, ठीक है, HX, इसका मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड। X के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, X क्या है, X हाइलोजन है, ठीक है। X के स्थान पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखिए X जो है ये एक ग्रुप है, हाइलोजन ग्रुप। इसमें आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, देखिए फ्लोरीन पहले रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन हाइलाइडो यानी कि HX, ठीक है, मैंने यहां पर HX लिख दिया है, के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं। यहां पर ही क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाइलाइडो के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं, यानी कि जो HCl है, जो यहां पर Cl है और HI है, ठीक है, यहां तक ये बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक ये बढ़ते हैं। और HF का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध, देखिए बहुत ही प्रबल बंध होता है, अंतरा आणुक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है, हाइड्रोजन आबंध के कारण अपसामान्य रूप से इन सबसे उच्च है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था कि HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है, तो एक सिंपल सा रीजन है। देखिए हाइड्रोजन हाइलाइडो में यानी कि HX के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं, तो ये HCl से HI तक बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है HF का क्वथनांक ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए HF का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण अब सामान्य रूप से इन सबसे उच्च है, क्योंकि HF के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, और जब अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल, इनके जो अवयवी कण हैं वो बहुत ही प्रबल बंध से, हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहेंगे। तो जब आप ताप देंगे तो उन बंध को टूटने में समय लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए HF का क्वथनांक HCl से अधिक होता है, या फिर HCl का क्वथनांक HF से कम होता है। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं, इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो उत्कृष्ट गैसों के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, ठीक है, जीनॉन, ये सब आपकी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, ठीक है।
समझ में आया? और भी हैं तो देखिए यहाँ पर उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं, यानी कि ये किसी से क्रिया क्यों नहीं करती। अक्रिय का मतलब किसी से क्रिया क्यों नहीं करती। इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो देखिए उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के सभी कक्ष पूर्णतया भरे होने के कारण ये संतृप्त होती हैं और इसी कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। देखिए उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं इनके जो कक्ष हैं, ठीक है, वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। जब पूर्ण रूप से भरे होंगे तो इनको जरूरत ही नहीं है किसी की, ठीक है। तो यही होता है, इसीलिए ये किसी से क्रिया नहीं करती, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। इन तत्वों के आयनन विभव स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, यानी कि इनके आयनन विभव भी उच्च होते हैं, ठीक है। अब इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिक लिख देते हैं हम। इनके द्वारा बनाए गए दो यौगिक का नाम लिख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट है XeF6, ठीक है। वह एक और है XeOF4। ये दोनों यौगिक हैं जो कि जीनोन मैंने बताया था जीनोन एक अक्रिय गैस है। तो XeF6 व XeO4, ठीक है। ये दोनों यौगिक अक्रिय गैसें द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है। इनके द्वारा बनाए गए ये दो यौगिक हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील गैस का नाम एवं इसके कोई दो यौगिकों के सूत्र लिखिए। यानी कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस कौन सी है और उस गैस का नाम लिखना है और आपको उसके द्वारा बनाए गए दो यौगिकों के सूत्र भी लिखना है। तो मैंने भी आपको बताया कि जीनोन जो है, जीनोन ये जो है अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली गैस है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? XE, ठीक है। समझ में आया? अब यौगिक कौन कौन से हैं? दो यौगिक इसके हैं। फर्स्ट है जीनोन डाइफ्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए? इसका फॉर्मूला क्या होगा? XeF2। देखिए जीनोन डाई, दो का मतलब डाई फ्लोराइड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। और दूसरा आपका है जीनोन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? आप टेट्रा का मतलब बताइए, सभी को पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, XeF4। ये जीनोन टेट्राफ्लोराइड होगा, ठीक है। तो सबसे अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली जो गैस है वो है जीनोन, और इसके दो यौगिक जो है वो जीनोन डाइफ्लोराइड XeF2 और जीनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी चैप्टर से है कि रेडान की खोज किसने की, इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो रेडान गैस है इसकी खोज किसने की और इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो देखिए रेडान की खोज यहाँ पर लिखेंगे, रेडान का फॉर्मूला क्या होगा बताइए? RN, ठीक है। तो रेडान की खोज डार्न ने की थी, ठीक है। अब लिखेंगे इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो रेडान की खोज डार्न ने की थी, डार्न एक वैज्ञानिक हैं, डार्न ने की थी। इसका प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर तो सभी को पता होगा, बहुत ही घातक बीमारी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे 7वें चैप्टर से है, D एवं F ब्लॉक के तत्व, ठीक है। क्वेश्चन है कि लैंथेनाइड तत्व के दो उदाहरण दीजिए एवं इनके मुख्य उपयोग लिखिए। तो लैंथेनाइड तत्व के दो उदाहरण, एक आपका लिख दीजिए सीरियम, ठीक है, एक लिख दीजिए सीरियम, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CE, ठीक है। उसके बाद में एक लिख दीजिए यूरोपियम, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? EU। उसके बाद में एक और लिख दीजिए टर्बियम,
टर्बियम। मैं 3 बता दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला होगा Tb। तो लैंथेनाइड तत्व के 3 मैंने आपको लैंथेनाइड तत्व के नाम बताए, एक सीरियम, एक यूरोपियम और एक टर्बियम। ठीक है, अब इसके उपयोग क्या है तो देखिए, सीरियम ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, यानी कि जो सीरियम है Ce, वो ताप और पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, दोनों को अवशोषित करता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है, क्योंकि जब चश्मा आप पहने हैं, आपको टेम्परेचर और पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण करेगा अगर सीरियम, तो थोड़ा आराम रहेगा। ठीक है, तो चश्मा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। सीरियम का एक यौगिक है सीरियम फास्फेट, उसका उपयोग पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए किया जाता है। तीसरा है, गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में सीरिया यानी कि CeC2 का उपयोग किया जाता है। तो ये सब उपयोग है सीरियम के। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि उप सहसंयोजक यौगिक चैप्टर का है, 8वें चैप्टर का 20 नंबर क्वेश्चन की उप सहसंयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है तो देखिए, संकुल यौगिकों के केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ बनाए गए उप सहसंयोजक आबंधों की संख्या धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनके केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ बनाए गए उप सहसंयोजन आबंधों की जो संख्या होती है उसे हम धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। यानी कि संकुल यौगिक जो है वो केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ कितने आबंधों से जुड़ा है, ठीक है, उसी को हम धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहां पर मैंने आपको बताया चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक कितने क्वेश्चन, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। वीडियो के लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का, जितनी जल्दी आप 5000 लाइक पूरा कर देंगे, इसी प्रकार से मैं वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।